ओके। नाउ हमारी ना लास्ट ये थी कि हमने एप्लीकेशन यूज इफ़ेक्ट यूज किया था और एपीआई से डेटा लेके आए थे। तो हम ना एक्चुअली ना अभी हमने यूज कर रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट, और ऊपर यूआरएल में भी प्रोडक्ट है, बट डेटा जो हमने कॉल कर रखा है हमने पोस्ट का कॉल कर रखा है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले एपीआई में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला ही एपीआई कॉल करते हैं। देखो ये रहा प्रोडक्ट। मैं क्या करूँगा, मेरा जो था कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, कंटेनर के अंदर मेरा प्रोडक्ट था। हाँ ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर मेरा था एपीआई, ये रहा पोस्ट। मैं पोस्ट की जगह सिर्फ मैंने रिप्लेस कर दिया प्रोडक्ट्स, तो मेरी प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। और डेटा आने के बाद मैंने क्या किया, सिंगल की के साथ आइटम और आइटम। एक मिनट रुको, ये शायद स्पेस के साथ गया। सक्सेसफुल मेरी डेवलपमेंट होगी। अब देखते हैं कि हमारी ऐप चल रही है क्या। नहीं, डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ना इसके नोड अलग अलग हैं। अभी हमने एपीआई का रुख ही चेंज कर दिया, उसका नोड चेंज किया हमने। तो चलिए वो देखते हैं कि भी नोड में क्या वैल्यू चेंज हुई है। मान लो आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो और आपका नोड ही चेंज हो जाए और आपको चेक करना हो। जैसे कि अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये सेट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट डेटा। तो मैं पोस्ट डेटा की जगह कर देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, सॉरी, इसको स्पेलिंग प्रोडक्ट डेटा और सेट प्रोडक्ट डेटा। मेरा यहाँ पे ये सेट प्रोडक्ट डेटा हो जाएगा ताकि कॉन्स्टेंट में भी ठीक लगे हमें। प्रोडक्ट डेटा मेरा गया, डेटा डेटा के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर मेरा जा रहा है ये प्रोडक्ट्स। तो मैं ये पोस्ट की जगह यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। अब माई डेटा चला गया सेट प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट डेटा है इसको हम जाएंगे, यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज किया था और यहाँ पे हमने कंपोनेंट कॉल किया था सिंगल कार्ड। यहाँ पे पोस्ट डेटा है, तो पोस्ट डेटा की जगह मेरा नाम चेंज हो गया प्रोडक्ट डेटा, और इसकी लेंथ मेरी यहाँ पे चेंज होगी। मेरा यहाँ पे भी ये भी हो गया मेरा। अब हम सिंगल कार्ड में जाते हैं। सिंगल कार्ड में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। अब सिंगल कार्ड में मेरा जो जा रहा है, पेज मेरा रिलोड हुआ, एरर आ गया। एरर क्या आ गया? क्योंकि उसको वो डेटा नहीं मिला होगा। चलिए अब चेक करते हैं हम डेटा क्या नहीं मिला उसको। डाटा के अंदर, हाँ, हम यहाँ पे यहाँ हमने यूज कर रखा है डाटा। ठीक है, डाटा हमारा आ गया डाटा डॉट टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल अवेलेबल नहीं है। टाइटल की अवेलेबल यहाँ से यहाँ है, तो हो रहा हो वही। ठीक है, टाइटल हमारा अवेलेबल है। अब इसके अंदर ये डाटा डॉग टैग्स के ऊपर मैप करा रहा है कि भी इसका टैग क्या है। तो मैप नहीं होगा, तो इसकी जगह हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो छोटी छोटी इमेजेस हैं। चलो हम ना इमेजेस ले लेते हैं अभी यहाँ पे कि आपका ये इमेजेस के ऊपर जाए। मैं छोटी छोटी इमेजेस प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर आइटम्स और आइटम्स। तो ये जो स्पैन है, स्पैन के अंदर मैंने क्या किया कि भी मेरी जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। आइटम डॉट, सॉरी, ओनली जस्ट आइटम। एल्ट के अंदर भी मैंने क्या कर दिया, आइटम प्रिंट करा दिया, और इसको मैंने सेल्फ टैग क्लोजिंग करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे हम फैच करा रहे हैं बॉडी। तो बॉडी हमारे पास है नहीं, यहाँ पर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। हम डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ये लो जी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन प्रिंट होगी। और जो हमारा टाइटल है, हम ना टाइटल के ऊपर एक H3 में ना इसकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर। इसका मेरा पड़ेगा ये, एल्ट में गया मैं और ये क्लोज कर दिया। प्रोडक्ट की इमेज मेरी आ रही है, कौन से नोड के अंदर है? ये रहा थंबनेल। ये रही मेरी थंबनेल के अंदर, डाटा डॉट थंबनेल। अरे ये हो गया। और यहाँ पे भी मैं एल्ट में भी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे डाटा डॉट थंबनेल। अब एक बार हम ना यूआई देखते हैं कि कैसा हमारा दिख रहा है। चलिए देखो, प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास आ गया है। पेज को मैंने रीलोड किया, एरर आपके सारे गायब हो गए क्योंकि नोड मैंने चेंज कर दी। तो जो मेरी एपीआई से नोड आ रहे थे,
पहला मेरा आया टाइटल क्या है, आईफोन 9, उसकी थंबनेल इमेज ये है और उसकी इसने 4 इमेज और दे दी, 5 इमेज यहाँ पे मेरे को, और ये इसका टाइटल आ गया। तो चलिए पहले ना इसको थोड़ा सा CSS से हम छोटा कर देते हैं। सर वो जो वहाँ जो ऊपर जो पाथ में हम लोग प्रोडक्ट लिखे, हाँ वो सब एपीआई का है क्या पाथ? बिल्कुल। देखो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे यूज किया है प्रोडक्ट की Yes. API, ठीक है। यानी कि मुझे 10 प्रोडक्ट ला के दे दे, ये मेरी API है URL। अब API के अंदर मेरा डाटा मुझे नोड मिला है और नोड के अंदर मेरा प्रोडक्ट नोड है, उसमें सारा डेटा एज ए एरे ऑफ कलेक्शन है मेरा, जो कि सारा मेरे को मिल रहा है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसको सेट करवा लिया आपने प्रोडक्ट डेटा के अंदर यहाँ पर। अब जब मेरे पास प्रोडक्ट डेटा आ गया पूरा कलेक्शन एज ए ऑब्जेक्ट इन एरे के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इस पर लूप लगा दिया, सिंगल कार्ड ये रन कर रहा है, और इसे मैंने सिंगल सिंगल पास करा दिए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेरे को ये पूरा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कि यहाँ पे मेरे को कहाँ पे इमेज दिखानी है, क्या प्रिंट कराना है, सब कुछ अवेलेबल है। ये चीज़ें हैं। अब ना हो, चलिए एक बार ना हम CSS में चलते हैं बस। इसमें ब्लॉक्स गया, ब्लॉक्स के अंदर चलो स्पैन था। अब सबसे पहले तो मैं H3 का बनाता हूँ यहाँ पे। क्लास हमारी ब्लॉक्स ही रहने देते हैं यहाँ पे। H3 के अंदर मेरा IMG टैग है। IMG टैग की मेरी विड्थ जाए 100 पिक्सल बस, और उसके बाद मेरा क्या है, स्पैन है। स्पैन के अंदर मेरी IMG जा रही है। ओके, तो स्पैन के अंदर भी जो इमेज है मेरी, मैं उसको थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। विड्थ, इसकी विड्थ कर लेते हैं 50 पिक्सल बस। अब आपके सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। देखो ये आ गया, आ गए ना हमारे, ये आईफोन 9 आ गया, ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज आ गई। इमेज को थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं 200, और इसको 100 कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और इसको मैं 250 कर देता हूँ। मेरी कंपाइल होगी CSS, और कंपाइल होगा, देखो ये आ गई मेरी, और ये मेरा एप्पल की डिस्क्रिप्शन है। सो इसका ना एक बार यहाँ डाल देते हैं। कहाँ गया मेरा, ये था मेरा H2 में प्रोडक्ट नेम, कि मेरा प्रोडक्ट का नेम क्या है, और उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद मैं ना एक चीज़ और डाल देता हूँ यहाँ पे ऊपर ही, प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा मेरा, और नोड में क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ज़रा हम वो देख लेते हैं। API के थ्रू भी क्या क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। डेटा मेरा गया है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी ले सकता हूँ या ब्रांड ले लेते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड, डिस्क्रिप्शन BRAND ब्रांड, एंड प्राइस की हमारी प्राइस का नोट है, प्राइस ये वाला प्राइस का। ये चीज़ें हमारी, मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें दिखा दी यहाँ पर। देखो आ गया मेरा प्रोडक्ट नेम, क्या है मेरा आईफोन 9, उसकी एक थंबनेल आ गई है, 4 उसकी और इमेज आ गई है, और प्रोडक्ट प्राइस आ गया है मेरा, प्रोडक्ट ब्रांड नेम आ गया एप्पल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया है। सेम आपका ये आईफोन X या आपका सैमसंग यूनिवर्स आ गया, उसकी एक ही इमेज थी तो एक ही इमेज आई। यहाँ पे देखो हमारे पास ओप्पो F9 की 5 इमेज थी तो 5 इमेज आ गई, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसकी 3 थी तो 3 आ गई। ये हमारा मैकबुक प्रो आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यानी कि ऐसे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा सकते हो। अब ये तो होगी मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले वाली चीज़ें, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाना है, कि भी मेरे को चेक करना है इसका और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसकी कंपेयर क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या और चीज़ें हैं। तो हमने एक काम करते हैं, जो ये आईफोन 9 आया जो प्रिंट हुआ है, इस पर लगाते हैं लिंक, कि भी क्या लिंक जाएगा, कैसे जाएगा, वो देखते हैं अभी हम यहाँ पे। हमारा आ रहा है प्रोडक्ट प्राइस पे, अब प्रोडक्ट प्राइस पे लगाते हैं हम लिंक यहाँ पे।
कि मुझे इसके बीच में एंकर लगाना है, और एंकर अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो मेरा पेज रीलोड होगा। मुझे इसका एंकर यूज करना है रिएक्ट का, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे इंपोर्ट लिंक इंपोर्ट करते थे हम फ्रॉम रिएक्ट डोम राउटर, रिएक्ट राउटर डोम, यस। अब लिंक हमारा क्या बनेगा वो हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर। कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट टाइटल का था, हाँ ये रहा प्राइस। अच्छा प्राइस था नहीं, प्राइस हम नेम पे डालेंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा नेम H2 के बाद यहाँ हम डालते हैं आपका लिंक हमारा आ गया यहाँ पे, और लिंक के अंदर हमारा ये जाएगा प्रोडक्ट नेम। अब लिंक पे आता है टू, कि भी इस पर आप क्या देना चाहते हो, कि भी किस पे लिंक होके जाए। ये मैं चाहता हूँ कि ना इसको इस पर डायनेमिक जाए लिंक। डायनेमिक क्या लिंक जाए, आप क्या लिंक बनाना चाहते हो। भाई मैंने बोल दिया, एक मैंने ना बैकटिक्स ले लेते हैं यहाँ पे हम, स्लैश प्रोडक्ट्स डिटेल, प्रोडक्ट डैश डिटेल्स के बाद स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, कि उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होगी हमारी, इसकी उसकी आईडी जाएगी मेरे यहाँ पे, और आईडी मेरे को मिलेगी इसके नोड के अंदर ही है data.id। तो हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग करके data.id ये मैं प्रिंट करा लूँगा। बस मैंने इसको सेव किया, ये मेरा लिंक रेडी हो गया। अब अगर मैं चेक करूँ लिंक पे जाकर, देखो मेरा iPhone 9 आ गया। एक मिनट को, अच्छा H2 के अंदर ना प्रोडक्ट इसलिए है, कोई उसकी सीरीज मैं ना चेंज कर देता हूँ। H2 के अंदर मेरा जो एंकर टैग बनेगा, H2 के अंदर मेरा जो एंकर टैग बने, उसकी मेरी फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल एंड कलर मैं कर देता हूँ, कलर ब्लू मेरा रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, बस ब्लू। ठीक है, देखो ये आ गया मेरा। ठीक है, देखो आप देखोगे यहाँ पे नीचे मेरा लिंक जनरेट हो गया, प्रोडक्ट डिटेल /1। अब मैं दूसरे पे जाऊँ iPhone X पे, प्रोडक्ट डिटेल /2, यानी कि मेरी आईडी आ गई यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल के बाद। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ Oppo F9 पे, तो मेरा URL बन रहा है प्रोडक्ट डैश डिटेल /4, यानी कि डायनेमिक राउटिंग। देखो मेरी डायनेमिक राउटिंग प्रोडक्ट मेरा, सॉरी यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ। अब मैं इसके प्रोडक्ट डिटेल का ना मुझे पेज बनाना है, कि भी अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करके मैं किसी भी प्रोडक्ट पे आता हूँ तो मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आए, किसकी आए, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 की। चलिए अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें राउटर को बताना है कि भी हमारा एक राउटर और है, और अगर वो राउटर आता है तो आपको एक नया कंपोनेंट री-रेंडर करना है उसकी जगह, अगर वो राउटर आता है तो। अब वो हमारा लिंक क्या है, ये वाला लिंक है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमारी फाइल बनाई थी मैंने राउटर के अंदर index.js, यहाँ गया मैं। अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राउट्स किया, राउट्स पाथ हमारी क्या हो, इक्वल टू कुछ नहीं है, सिंपल वही क्या बनाई थी हमने यहाँ पे, पाथ प्रोडक्ट डिटेल, मेरी प्रोडक्ट डिटेल पाथ हो। ठीक है, अब उसके बाद मेरी आईडी है, क्या आईडी है, डायनेमिक है, तो हम /डॉट मैंने आईडी नाम डाल दिया यहाँ पे, या मैं आईडी ना डाल के अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ प्रोडक्ट आईडी, बस तो मेरी प्रोडक्ट आईडी से नाम जाएगा, इसके स्लैश के बाद जो भी टेक्स्ट होगा ना वो एज ए प्रोडक्ट आईडी में स्टोर होगा वहाँ जाके। अब इसके बाद मैंने एक एलिमेंट बनाया, एलिमेंट में हम क्या डालते हैं कि भाई इसमें मुझे कौन सा कंपोनेंट री-रेंडर कराना है। अभी मैंने वो कंपोनेंट नहीं बनाया है, तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक कंटेनर के अंदर तो हमारा क्या था, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मैंने इंडेक्स फाइल बना ली index.js, और इसमें भी के लिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स कंटेनर। सिंपल मैंने क्या किया,
कंपोनेंट बना लिया है जो हम नॉर्मली बनाते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट किया और यहाँ मैं डाल देता हूँ हेलो आई एम प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। बस सिंपल बनाते हैं हम। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया। अब हम इसको अपने राउट्स के अंदर इंपोर्ट कराएंगे और यहाँ पर हम कॉल करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। बस अभी यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं हम, कहाँ पर, जो हमारे ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं। इंपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल फ्रॉम कंटेनर स्लैश मेरा जाएगा प्रोडक्ट डिटेल। बस यानी कि मैंने राउटिंग बना ली अपनी डायनेमिकली, कंपोनेंट बना दिया और इसको लिंक भी कर दिया। ओके, राउट की स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे से, हाँ ये रहा राउट, ठीक है। ये मेरी राउटिंग रेडी है। चलिए पेज पे देखते हैं। हेलो आई एम प्रोडक्ट डिटेल पेज आ गया ना मेरा। अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ किसी पे भी और मैं आईफोन एक्स पे क्लिक किया अपने टाइटल पे, तो मैं एक डायनेमिक राउटर पेज पे चला गया हूँ जहाँ पे मेरी आईडी स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट डिटेल है और उसका कंपोनेंट मेरा यहाँ पे लोड हो गया है। अब यहाँ पे तो मैं आ गया। अब मुझे नहीं पता ना कि भाई आप इस पेज पे आए हो, ये तो एक डायनेमिक है। और डायनेमिक मतलब कि डाटा कुछ भी हो सकता है। तो मैं कौन सा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, वो किस बेस पे होगा, तो हमारी इस आईडी बेस पे होगा। और ये जो आईडी है ये हमें कहाँ पे मिलेगी, मैं कैसे फैच करूँगा, तो वो जो आईडी मिलेगी ना हमें प्रोडक्ट आईडी के अंदर मिलेगी। ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ना राउटर्स के अंदर, डिटेल के अंदर स्लैश डबल डॉट्स प्रोडक्ट आईडी। सर ये पाथ खुद से ये की बना है ना? हाँ देखो ये पाथ तो मैंने बनाया ना। अभी यहाँ पे देखो प्रोडक्ट डिटेल, नहीं ये वाला पाथ तो देखो यहाँ पर है। कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला, नहीं ये रहा मेरा कार्ड वाला। देखो यहाँ बनाया, देखो मैंने पाथ तो कि भी प्रोडक्ट डैश डिटेल स्लैश और जो भी आईडी मेरे को मिले, चाहे वो 1 हो 2 हो या कोई भी नाम हो, वो देखो पाथ तो मैंने बना दिया यहाँ पे कि मेरा ये यूआरएल पर्टिकुलर बनेगा। वो आईडी कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट से देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो आईडी कहाँ है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ ना, तो मेरा ये कंसोल में मैंने प्रिंट करा रखा है इसका रिस्पॉन्स। और जो डेटा मेरे पास आ रहा है उस डेटा के नोड के अंदर मेरे को देखो जैसे डेटा है, वही है हमारा ये, ठीक है। वही हमारा कौन सा है, 5वां प्रोडक्ट है। तीसरा ओप्पो आ गया, देखो ये हो गया हमारा हवाई आ गया ना से। इसकी आईडी क्या, देखो इसकी आईडी 5 है, ठीक है। मैंने इसकी आईडी को फैच करा लिया कि भाई प्रोडक्ट मेरा 5वीं आईडी है ये। और यह आईडी हमेशा ना यूनिक होती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी पोस्ट की। तो मैंने इस आईडी के बेस पे ये पूरा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। ये आईडी मैंने बनाई कि मेरा जो डायनेमिक यूआरएल होगा वो ये बनेगा /5। अब यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 5500, जो भी आपका है। तो ये है मैंने लिंक मैंने जनरेट किया है यहाँ पे डायनेमिकली। ये मेरा मैंने स्टैटिक डिफाइन कर दिया है कि भी इसके बाद जो भी आईडी आएगी वो स्लैश करके आईडी नाम के पहुँच जाएगी। उसके बाद मैं राउटर फाइल में गया हूँ कि भी मैंने बोला कि जो मेरा प्रोडक्ट डिटेल है अगर आपको ये मिलता है और इसके बाद कोई अगर आईडी मिलती है इसके बाद, इसका मतलब ये है कि भी ये डायनेमिक है। डबल डॉट का मतलब ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है ये, कि कुछ भी हो सकता है उसको आप एज ए प्रोडक्ट आईडी मानना कि ये आपकी प्रोडक्ट आईडी है स्लैश के बाद। और ये यूआरएल अगर हमारा मैच होता है तो आप इस कंपोनेंट को लोड कराना, प्रोडक्ट डिटेल कंटेनर को। ये चीज़ें हैं। नाउ अब जैसे मैं प्रोडक्ट डिटेल पे आ गया यहाँ पे, अब यहाँ आ तो गया, मुझे पता करना है कि प्रोडक्ट की आईडी क्या है मेरी, ठीक है। अगर मैं एक गूगल पे देखूँ, दिखाओ देखो क्या कहते हैं हमारा रिएक्ट परम शायद सर होता हाँ है बिल्कुल, राउटर डोम परम्स आपके ना परम्स के अंदर मिलती है। वो काम क्यों नहीं कर रहा,
परम्स इन द सेंस कि जो आपका यूआरएल है, यूआरएल के अंदर जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। ये रहा हमारा यूज परम। यस सर। हाँ, यूज परम भी एक तरह से हमारा हुक्स है। इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से ही। अगर मैं इसको एज ए कॉपी करके और अपने यहीं पे ही डाल लूँ, मुझे क्या रिक्वायर, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी यूज परम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और। ये मैंने इंपोर्ट करा लिया। अब इसको ना हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। जैसे कि इसने यहाँ पे डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर दिया है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है यूज़र आईडी, बट ना मैं एक काम करता हूँ, पहले ना देखो दिखाता हूँ आपको मैं। इसको हम स्टोर करा देते हैं परम्स के नाम से, बस ठीक है। और इसको ना मैं एक कंसोल में प्रिंट कराता हूँ। देखो ये में क्या क्या देता है कि अगर मैंने कंसोल में इसको अगर मैंने प्रिंट कराया और मैं चलता हूँ अपने पेज पे और मैंने 5 पे गया, देखो मेरे को प्रोम में आ गया ना यहाँ पे कंसोल में। इसने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया मुझे। उसकी आईडी क्या है भाई? 5 आईडी है उसकी। और ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आई है? मैंने रूट में डिफ़ाइन की है कि डायनेमिक उसकी वैल्यू, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 5 आएगी चाहे 25 आए, वो मुझे एज ए यहाँ मिल जाएगी। तो मैं इसको एज ए प्रोडक्ट आईडी को डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। कैसे? ऑब्जेक्ट के साथ, और डायरेक्ट मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी मुझे। प्रोडक्ट आईडी, बस देखो यहाँ पे आ गई ना, सॉरी अभी आएगी, ये आ गया प्रोडक्ट आईडी 5 मिल गई मेरे को डायरेक्टली। ये बेसिकली अब क्या करना है मेरे को कि मेरे को प्रोडक्ट आईडी तो मिल गई, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दिखानी है। अब पूरी डिटेल दिखाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेम वही एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। हम एपीआई के लिए मैंने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी है? एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये मेरी एक्सियोस से आ गई। अब सर यहाँ पे प्रोडक्ट ये एक बार फिर से समझा दीजिएगा सर। हाँ देखो मैं बताता हूँ। देखो हमारा जो डायनेमिक राउट है उसको ना वो रिएक्ट डोम राउटर से हमें ये पता करना है कि भी जो यूआरएल में पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है हमारे, उसके नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मान लो आप इस पेज पे आ गए, अब मुझे नहीं पता ना कि भी इस पेज में मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी है। अगर हार्ड कोड होती तो मैं क्या करता? सिंपल एचटीएमएल उठा के डाल देता यहाँ पे कि भी प्रोडक्ट का ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। अब मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट का क्या नाम है और इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? बैकएंड को बोलना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट/5 पे आ गया हूँ और भाई मेरी जो प्रोडक्ट की आईडी है वो 5 है। तो आप ये 5 आईडी उठा गए बैकएंड वालों को दोगे कि मुझे 5 के अगेंस्ट आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है मुझे आप दे दो, ताकि मैं वो यूज़र को क्लाइंट एंड मशीन पे दिखा सकूं। अब ये 5 आपको कैसे मिलेगी? सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि आपको तो यूआरएल में दिखाई दे रही है, आपको अपने कोड में चाहिए मुझे 5 आईडी। तो उसके लिए ना हमारा यूज परम होता है रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। या तो आप क्या करो, आपके पास वेनिला जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, आप लंबा चौड़ा कोड लिखोगे कि पहले मेरा यूआरएल वेरिएबल में स्टोर हो, उसके बाद स्लैश करके ये आए वो आए वो आए एक्सेट्रा। या फिर हम क्या करते हैं, बने बनाए मैंने फंक्शन ही उठा लिया। जब मैंने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल ही कर रखा है तो इसी का ही हुक्स है यूज परम। तो मैंने इसको कॉल करा लिया कि भी यूज परम यानी कि मेरे यूआरएल में डायनेमिक चीज़ क्या है और उस डायनेमिक चीज़ की वैल्यू किसके अंदर है। तो इसने बता दिया कि जी प्रोडक्ट आईडी है एक डायनेमिक आपके यूआरएल के अंदर और उसकी आईडी ये है। तो मेरे पास आईडी आ गई है। अब मैं इस आईडी के साथ एपीआई कॉल करके डेटा ले सकता हूँ यहाँ पे। और एपीआई कॉल करने के लिए मैंने एक्सियोस को इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे। बस इतना है इसमें। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मैंने फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे मैं। ये वो काम क्यों नहीं कर रहा? कॉन्स्ट गेट डेटा प्रोडक्ट्स। ये ना कई बार कीबोर्ड काम ही नहीं करता है। अब
अब अगर मैं कोई एपीआई कॉल करता हूँ तो मुझे वो एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा कि भी इस फंक्शन में कुछ ऐसा काम होने जा रहा है जो कि वेट करना है, आगे नहीं जाना है। मैंने क्या कर दिया, लेट कर दिया, रिक्वेस्ट किया इक्वल टू क्या भाई, वेट, कि मुझे वेट करना है। वेट क्या करना है कि मुझे एक्सियोस का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दो तुम, और उसके अंदर एपीआई का यूआरएल क्या हो हमारा, एपीआई का यूआरएल हमारा ये है प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट के बाद स्लैश में कोई भी आईडी पास करता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट्स, एक मिनट रुको, मेरी एपीआई का यूआरएल ये बनेगा, ये वाला डमी डेटा प्रोडक्ट स्लैश आईडी, यानी कि आईडी आपको पास करनी है। अब मुझे ये जो आईडी है इस आईडी को डायनेमिक बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बैकटिक्स यूज करूँगा और ये किया, और जो आईडी है इसको डॉलर के साथ यहाँ पे मैं पास करा दूँगा। कौन सी आईडी, अपनी प्रोडक्ट आईडी, कि भी ये मेरी डायनेमिक आईडी है। ये लो जी, इसका आप डेटा लेके आओ, और उसके बाद क्या हो, डेटा लेके आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेते हैं हम, एक हम यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेते हैं, क्या, प्रोडक्ट डिटेल एंड सेट प्रोडक्ट डिटेल, सेट प्रोडक्ट डिटेल, यूज स्टेट से, और इसमें मैंने एक ब्लैंक एरे पास कर दिया, और यूज स्टेट को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट हो गई है। अब जो सेट प्रोडक्ट है, जब मेरा ये डेटा आए, डेटा के अंदर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट, मेरा किस में जाएगा, अच्छा पूरा डेटा ही चला जाएगा ऐसे, बस। मैं इसको ब्लैंक भी ले सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये मुझे एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैंने पूरा का पूरा रिक्वेस्ट करा लिया है। रुको पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि मुझे ये किस फॉर्मेट में डेटा देगा। कंसोल डॉट लॉग, और लॉग कोई ना मैं रिक्वेस्ट में करा लेता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए, ये वाला, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, अब ये फंक्शन कॉल कब हो, जब मेरी ऐप लोड हो जाए। तो यूज इफेक्ट मेरा हुक्स है, मैं उसको कॉल करूँगा यहाँ पे, उसमें मेरा एक कॉल बैक फंक्शंस जाएगा। कॉल बैक फंक्शंस मेरा क्या होगा, ब्लैंक डिपेंडेंसीज, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा दिया फंक्शंस को। मेरा पेज कोड कंपाइल होगा, अब देख लेते हैं। देखो अपने में कोड पे आया, देखो मेरा रिक्वेस्ट के अंदर आया, ये डेटा के अंदर जा रहा है पूरा, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो यानी कि मेरा जाएगा ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा। डेटा मेरा क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने सेव करवाया और इसको कंसोल को हाइड करा दिया। और जो प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट है, वार्निंग है, ये क्या कह रहा है, अच्छा ESLint, इसको ना मैं यहाँ डाल देता हूँ भी ब्लैंक में, ताकि मेरी एरर गायब हो जाए। बस ये ना बेसिकली क्या करता है, आपका जो ESLint है वो चेक करता है। अब ये कह रहा है जो प्रोडक्ट डिटेल है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ यूज करेंगे प्रोडक्ट डिटेल को। यहाँ मैं क्या यूज करूँगा कि सबसे पहले तो मेरा H1 जाए और उसमें लिखा है मेरे को प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में क्या मिलेगा मेरे को, प्रोडक्ट डॉट डेटा के अंदर क्या क्या था मेरा, यहाँ देख लेते हैं हम API में, ये रहा मेरा टाइटल मेरा, ठीक है, मेरा टाइटल आ जाएगा। उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H2 टैग में, टाइटल के बाद हम क्या दिखाएं, हम दिखा देते हैं ब्रांड, कि ब्रांड कौन सा है मेरा, प्रोडक्ट ब्रांड, ये मेरी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। अब ब्रांड के बाद, सॉरी इसको हटाओ यहाँ से,
मेरी जाएगी, मैं दिखाना चाहता हूँ कैटेगरी कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है प्रोडक्ट मेरा। ये मेरी कैटेगरी आ गई यहाँ पे। अब कैटेगरी के बाद मुझे रेटिंग चेक करनी है इसकी कि भाई इसकी रेटिंग क्या है मेरी। तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ एज इट इज़ मैंने इसको कॉपी किया ऐसे, और प्रोडक्ट मेरी रेटिंग जो कि मुझे मिलेगी प्रोडक्ट डिटेल डॉट रेटिंग से। अब रेटिंग के बाद मुझे चेक करना है डिस्काउंट, सॉरी प्राइस चेक करते हैं। अब प्राइस नहीं आया ना हमारा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसी को ही 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये मेरा प्राइस नोड है, रेटिंग मेरा यहाँ पे ये प्राइस आ गया। अब प्राइस के बाद डिस्काउंट परसेंटेज, मेरी ये डिस्काउंट परसेंटेज मुझे क्या देगा, और उसके बाद मेरा क्या होगा यहाँ पे, एक मैं समरी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये भी उसकी इंफॉर्मेशन क्या थी, डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन भाई। अब डिस्क्रिप्शन के बाद IMG प्रोडक्ट की फ़ोटो क्या है मेरी, तो मेरी थंबनेल है, तो मैं थंबनेल URL को प्रोडक्ट डिटेल डॉट थंबनेल, और सेम मैं अपना एल्ट भी इसी को ही डिफ़ाइन करा देता हूँ यहाँ पे। और क्या है, ये बाकी और अदर्स इमेजेस हैं, ये भी मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इसको सेव किया, क्या आएगा मेरा, आ गया मेरा प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट नेम क्या है मेरा, हुआई P30, ब्रांड मेरा हुआई आ गया, कैटेगरी स्मार्टफोन आ गया, प्रोडक्ट रेटिंग 4.09 है, प्रोडक्ट प्राइस मेरा 499 है, प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस मेरा 10.58 है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेरी यहाँ पे आ गई, और ये मेरी प्रोडक्ट की इमेज आ गई। ये ना बेसिकली अभी चंकी फंकी का स्टाइल दिख रहा है आपको, क्योंकि CSS मैंने लगाई नहीं है, तो ये है बेसिकली नॉर्मल। अब अगर वापस मैं अपने प्रोडक्ट पे जाता हूँ, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरा, ये चेक करते हैं सैमसंग यूनिवर्स क्या है। मैंने क्लिक किया, देखो सैमसंग यूनिवर्स आ गया सारा मेरा, इसका प्रोडक्ट नेम ये आ गया, ब्रांड नेम आ गया, स्मार्टफोन आ गया, रेटिंग आ गया आपका, प्रोडक्ट प्राइस आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, एंड इसकी एक इमेज आ गई। वापस मैं प्रोडक्ट पे गया, यानी कि अब हम चेक करते हैं मैक प्रो चेक करते हैं। क्लिक किया तो मेरा मैक प्रो की डिटेल आ गई, देखो लैपटॉप है, ये कैटेगरी एप्पल का ब्रांड है, डिस्काउंट प्राइस है। तो देखो यहाँ पे ना मेरी ये डायनेमिक राउटिंग हो गई है नेस्टेड के अंदर, कि मेरी आईडी के बेस पे मैं डेटा लेके आ रहा हूँ मोर, डिस्क्रिप्शन आ गया मेरा, इमेज आ गई मेरी। ये है हमारी डायनेमिक राइटिंग, सिंपल वो सी। छोटे छोटे जो इमेज है उसको मैप के थ्रू यहाँ लाना पड़ेगा ना, उसको एक बार थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, वो भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हम डिव ले लेते हैं, क्लास नेम, क्लास डाल देते हैं इसमें हम प्रोडक्ट इमेज। चलो अब एक चीज़ और कर देते हैं, क्या कि मेरा जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट डॉट, क्या थी मेरी वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं API में देखूँ तो वो मुझे मिल रही है इमेजेस के अंदर। हाँ भाई इमेजेस है, अगर ये मेरी ये है, और एंड, ओ सॉरी कहाँ गया एंड मेरा, एंड 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 इसकी मैं लेंथ चेक करूँगा, LENGTH, लेंथ मेरी ज़्यादा है किससे, 0 से, तो मेरा मैप चले, अदरवाइज़ ये मेरा यहाँ पे ब्लैंक रहे। किस पे मैप चले, प्रोडक्ट डॉट मैप, इसके बाद यहाँ पर डॉट इमेज पे गया, मैप गया मेरा, और मैप के अंदर सेम वही मेरा कॉल बैक फंक्शंस, मैंने आइटम ले लिया, और इसको मैंने क्या किया, एक मिनट को इसको ना थोड़ा सा वर्ड रैप कर देते हैं। हाँ अब अच्छा है, रिटर्न करा दिया मैंने। रिटर्न में क्या कराऊँ, रिटर्न में मैं सिंपल ना, मुझे एक IMG टैग रिटर्न कराना है, जिसकी कि SRC ये हो, एल्ट मेरा ये जाए, और एक मेरी की जाए, क्योंकि ये मेरा रिपीटेड हो रहा है। सब में क्या जाए, मेरा जो आइटम है SRC मेरा आइटम चला जाएगा, एल्ट भी मेरा चला जाएगा, और की में भी, बस इतना करना मुझे। आइटम आइटम आइटम, पेज को मैंने सेव कराया।
चलिए अब देखते हैं, मेरा पेज कंपाइल हो गया। मैकबुक प्रो देखो, ये होती 4 इमेज आ गई मैक प्रो की भी मैप के थ्रू। अगर मैं इसका ना क्या कहते हैं, चलो इसको ना एक थोड़ा सा डिव क्लास नेम थोड़ी सीरियस लगा लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, और हम यहाँ पे डिव कर दिया मैंने सिंपल। क्या है मेरा इसमें H1 है, H2 है, पी टैग और प्रोडक्ट इमेज है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं। प्रोडक्ट के अंदर H1, फ़ॉन्ट साइज़ मेरा चला जाएगा इसके अंदर 16 पिक्सल बस। और जो H2 है उसके हम 14 ले लेते हैं। और जो IMG है प्रोडक्ट्स के अंदर, उसकी हम विड्थ ले लेते हैं, विड्थ से 250 पिक्सल। और मेरी जो प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर भी प्रोडक्ट इमेज है, स्पेलिंग फिर से मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, वो आप देख लेना अपने हैंड पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, काम तो हमारी कर ही रही है। विड्थ हमारी आ जाएगी 150 पिक्सल बस, ताकि मेरा एक थोड़ा सा अच्छा सा दिखे मेरे को। बड़ा छोटा देखो जैसे ही आ गया मेरा, आ गया मेरा प्रोडक्ट नेम आ गया, एक मेन इमेज आ गई और 4 इमेजेस और आ गए। वापस मैं प्रोडक्ट के पे गया, यहाँ पे मैं क्या चेक करूँ अब मैं चेक करता हूँ, ये चेक करते हैं सैमसंग गलेक्सी बुक। सैमसंग गलेक्सी बुक पे क्लिक किया, इसकी आईडी यहाँ पे पास होगी 7, और 7 आईडी मेरे को मिल गई कोड में। तो मैंने API कॉल करी, 7 आईडी उसको दे दिया, भाई इसकी मेरे को डिटेल आप ला के दे दो। देखो सारी डिटेल मेरे पास आ गई यहाँ पे। ये है बेसिकली इस प्रोडक्ट की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फैच करा ली यहाँ पे। ये हमारा बेसिक चीज़ें नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। सर हाँ अभिषेक बताओ। एक बार ना मतलब स्टार्ट से ये बता दीजिए ना कि स्टेप इसका क्या है, मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ता है ये। हाँ बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं स्टार्टिंग से क्लियर करता हूँ आपको। मेरा ना प्रोडक्ट नाम का पेज है ये, सॉरी ये मेरा आ गया कार डिटेल है, ये प्रोडक्ट का है मेरा, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल। इस प्रोडक्ट डिटेल पे क्या हुआ देखो, मेन चीज़ हम आते हैं पहले इस पेज पे, प्रोडक्ट वाले पे। मेरा एक प्रोडक्ट नाम का पेज है, मैं गया इस प्रोडक्ट के पेज पे, मुझे ना API दे दी गई है कि ना आपको ये API कॉल करके सारे प्रोडक्ट लिस्ट कराना है यहाँ पे। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जो API में आएगा वो आपको कराना है। बस हम उसका नोड नेम बता देंगे आपको कि भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना, हाँ देखो कहाँ गया मेरा प्रोडक्ट डिटेल है ना, ये रहा मेरी प्रोडक्ट इमेज फाइल ना, हाँ ये वाली है। मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो Axios इंपोर्ट कराया, इंस्टॉल किया कि भी मुझे API कॉल करनी है तो आप मुझे फंक्शन दे दो जो आपने बना रखे हैं, ताकि मुझे ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, और आपके फंक्शन ऑलरेडी टेस्टेड हैं, उसमें कोई एरर नहीं है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। NPM ने इंस्टॉल करने की इजाज़त दे दी है, आ गए हैं डाउनलोड ज़्यादा, तो मुझे भरोसा है कि आप ब्रेक नहीं करोगे मेरे कोड को। उसके बाद मैंने क्या किया, यूज इफेक्ट हमारा हुक है और यूज स्टेट है, उसको मैंने इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट से कि बिना मुझे ये 2 हुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप मुझे ये दे दो। यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, आपकी ना 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, एक आपको सेट करनी पड़ती है। इस प्रोडक्ट जो डाटा है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़िलहाल यहाँ पे ब्लैंक एरे है हमारी, कि मैंने ब्लैंक एरे यहाँ पे असाइन किया हुआ है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि API URL क्या है मेरा, मुझे API URL मिल गया कि आपकी API URL ये है, लिमिट इजिकल टू 10 यानी कि मेरे 10 प्रोडक्ट आएंगे।
अगर मैं इसको 10 की जगह 20 कर दूंगा ना तो मेरे 20 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये आपकी लिमिट लगा दी यहाँ पे। लास्ट में कैसे लिमिट लगाते हैं सर? ये ना बेसिकली ये प्रोवाइड करता है जो लिमिट है कि मेरे को कितने प्रोडक्ट चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए। अगर मैं 5 करूँगा तो सिर्फ 5 ही होंगे लिस्ट। लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लिमिट इक्वल टू जितना दे। हाँ बिल्कुल। हम हाँ, बट ये आप तब लिख सकते हो अगर बैकएंड आपको सपोर्ट करता है, आपकी एपीआई में सपोर्ट है तो, कि भी वो क्या नोड होगा कि जिस पे मुझे प्रोडक्ट जो मेरे डेटा हैं वो ज़्यादा शो हों, कि मुझे जितने मुझे चाहिए सिर्फ उतने ही आए, तो वो आपको बताएगा। तो ये चीज़ें आपको पता करनी, क्योंकि ना देखो मैंने यहाँ पे चेक किया था डेटा जो जेसोन पे, तो इसने यहाँ ना पे दिया हुआ था मेरे को, देखो कि प्रोडक्ट आईडी ये है, क्या कहते हैं, डमी डेटा जेसोन, कहाँ गई, ये रहा। अरे कहाँ गया इसका, नीचे होगा शायद। हाँ देखो ये रहा ना, प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट लानी है। तो आप क्या है इस ये कह रहा है कि लिमिट है कि आप 10 लिमिट ले सकते हो, और आप स्किप भी कर सकते हो कि मान लो मैंने 10 लेने हैं और पहले 5 स्किप करने हैं। तो ये बेसिकली ना जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको एपीआई में मिलते हैं। एक इन्होंने स्किप डाल रखा है, एक डाल रखा है इन्होंने लिमिट, क्वेरी बोलते हैं इसको, क्वेरी स्ट्रिंग टू द गेट मोर रिजल्ट्स, ये चीज़ें। और देखो फिर यहाँ पे एपीआई दिया कि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉल करोगे तो गेट ऑल प्रोडक्ट, और आप प्रोडक्ट स्लैश आईडी टाइप करोगे तो हम सिर्फ आपको सिंगल प्रोडक्ट दे देंगे। और फिर इसने दे रखा है यहाँ पे कि अगर आप कोई सर्च करते हो प्रोडक्ट तो भी हम आपको सर्च दे देंगे यहाँ पे उस कैटेगरी के आगे फ़िल्टर के साथ, अगर आपने कोई सर्च करना हो तो। फ़िल्टर वाला भी सेम हमारा ऐसे ही है, वो भी हम करके देखेंगे। फिर हमारी कैटेगरीज आती हैं, स्मार्टफोन आते हैं, मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई ऐड करना हो, आपने कोई अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो ये ना बेसिकली जब हम सीखते हैं या कुछ चीज़ हम डेवलप करते हैं, तो मान लो हमारे पास बैकएंड नहीं है, मुझे बैकएंड नहीं आता है, तो भी एपीआई हम जब तक मुझे मिलेगी नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा, तो ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये बेसिक ना dummy.json.com उन्हीं के लिए वेबसाइट क्रिएट की गई है कि आपको यहाँ पे एपीआई बनी बनाई मिल जाएंगी, आप एपीआई लो और कॉल करके चेक कर लो, और जो भी आपका फंक्शन है एक बार आप देख लो, जो भी आपने करना हो तो ये प्रोवाइड करता है आपको। ये चीज़ें हैं बेसिकली ये। तो अब उसके बाद हम आते हैं वापस अपनी ऐप पे। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि भी एस सिंक्रोनस फंक्शन बना दिया इसको, फैच डेटा को, कि भी इसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया डेटा और उसको बोला अवेट लिखा कि आपको वेट करना है। वेट क्यों करना है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे मैंने एसिंक्रोनस पास कर रखा है। अगर आप एसिंक्रोनस पास नहीं करोगे तो ये आपका अवेट काम नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। ये आपका तभी काम करेगा जब आप फंक्शन के आगे एसिंक्रोनस लगाओगे। उसके बाद आपने एक्सियोस का फंक्शन कॉल किया और उसमें आपने इसको एपीआई का यूआरएल दे दिया कि ये मेरी एपीआई का यूआरएल है और मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आप मेरे को इसका डेटा ला कर नहीं दोगे, चाहे आप 2 मिनट लगाओ या आप 2 सेकंड लगाओ या आप 2 मिली सेकेंड लगाओ। उसके बाद जब मेरा डेटा आ जाता है, इसने मुझे पूरा डेटा ला कर दे दिया। अब उसके अंदर मेरे को कौन सा नोड चाहिए, तो मैंने एपीआई में चेक किया कि भी डाटा के अंदर डाटा एक नोड है और उसके अंदर एक प्रोडक्ट का नोड है, तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ काम करना है। तो मैंने क्या किया, उसको सेट करा दिया, किसके अंदर, सेट प्रोडक्ट डेटा के अंदर, माई डेटा यहाँ स्टोर करा के स्टोर करा दिया। और ये मेरा कब कॉल होगा फैच डेटा, जब मेरा ऐप लोड हो जाएगी। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया और ये ब्लैंक डिपेंडेंसीज डाल दी कि भाई जब मेरी ऐप फुल लोड हो जाए, सब कुछ आपका काम ख़त्म हो जाए, तो आप ही फंक्शन को कॉल कर दो। और इस फंक्शन ने क्या किया, एपीआई कॉल कर दी, वेट किया, डेटा आ गया और डेटा मेरा सेट करवा दिया प्रोडक्ट डेटा के अंदर। अब प्रोडक्ट डेटा जो कि मेरा ब्लैंक था, अब इसमें डेटा आ चुका है, और जैसे ही हमारी स्टेट अपडेट होती है हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो यहाँ पे मेरी स्टेट अपडेट हुई। स्टेट अपडेट होने के बाद तो मैंने ना यहाँ पे पहले से ही लगा रखा है चेक कि भी प्रोडक्ट डेटा हो, प्रोडक्ट डेटा की लेंथ 0 हो, और तो उसके साथ मैप चल जाए। मैप बेसिकली हमारा क्या करता है, जो आपका एरे है, एरे को आपको वापस रिटर्न करता है बेस ऑन द कि उसके अंदर आपने जो भी लॉजिक लिखा उसको फुलफिल करके। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि भी जो आपकी एरे है, मैंने एरे पे मैप का फ़िल्टर लगाया
और इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक डाल दिया कि भी मेरा ना जो एरे का डेटा है उसके साथ में ये थोड़ा सा आप HTML भी ऐड करके रिटर्न कर दो। अब ये HTML क्या है, आइटम उठाया, सिंगल कार्ड है। अब अगर मैं सिंगल कार्ड के अंदर जाऊँ तो देखो सिंगल कार्ड के अंदर मुझे एक सिंगल डेटा मिल गया। मैंने बोला कि भाई एक मेरा ये है डिव, इसको आप बना दो, इसमें ये आप हार्डकोर टेक्स्ट डाल दो। और यहाँ पे मैंने ना लिंक को इंपोर्ट करा दिया रिएक्ट राउटर डोम में से कि मुझे लिंक यहाँ पे यूज करना है एज ए डायनेमिक राउट के साथ। अब लिंक में मैंने क्या किया, टू किया। टू हमारा एट्रीब्यूट होता है और टू के अंदर मैंने इसको डायनेमिक पाथ डिफाइन कर दिया कि आप प्रोडक्ट डैश डिटेल स्लैश के साथ जो आईडी मिले वो यूआरएल बना दो। और यहाँ पे मैंने टाइटल प्रिंट करवा लिया, यहाँ मैंने इमेज प्रिंट करवा ली, और यहाँ मैंने मल्टीपल इमेज प्रिंट करवा ली डॉट मैप के साथ ही। और यहाँ मैंने प्रोडक्ट प्राइस डाल दिया, ब्रांड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे ये नया लिंक बनाया है, अब ये नया लिंक बन तो गया, लेकिन रिएक्ट को नहीं पता कि अगर इस लिंक पे यूज़र जाता है तो मुझे क्या दिखाना है। तो आप रूट डॉट फाइल के अंदर जाके डिफ़ाइन करोगे कि भी मेरा ना एक नया लिंक आया है प्रोडक्ट डिटेल, और उसके बाद मेरा डबल डॉट्स लगाई मैंने और प्रोडक्ट आईडी की जो भी आपको मिलेगी ना उसको आप एज ए प्रोडक्ट आईडी में स्टोर करना। और उसके साथ आप ये वाला कंपोनेंट री-रेंडर कराना अगर ये यूआरएल आपका मैच होता है तो। अब प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मैं गया, जब मेरा ये कंपोनेंट लोड हुआ तो मेरा ये लोड होगा वहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट किया है, दो आपके हुक्स को भी इंपोर्ट किया है, और एक यूज परम ले लिया है रिएक्ट राउटर डोम में से कि भी जो भी मेरा यूआरएल है उसमें जो भी डायनेमिक वैल्यू है जो रिएक्ट ने डिफ़ाइन कर रखी है। अब जो वो यूआरएल बन रहा है वो कौन बना रहा है, रिएक्ट राउटर डोम बना रहा है। तो इसको पता है रिएक्ट राउटर डोम में कि जो यूआरएल बना है वो कहाँ से बना है, क्या डिफ़ाइन है, क्या उसके लॉजिक्स हैं। तो सारा सब कुछ यूज परम ने स्टोर कर लिया, और मैंने यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट आईडी में उसकी आईडी यूज परम से लेके डीस्ट्रक्चर करके एज ए ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा ली। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाया, दो यूज स्टेट हुक लेके कि भी एक मेरा प्रोडक्ट डिटेल नाम से और एक सेट प्रोडक्ट। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैंने एज ए ब्लैंक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। अब जब ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया मेरा यहाँ पे ये, उसके बाद मैंने इसमें एक मिनट रुको, कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक गेट डेटा प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया, एसिंक्रोनस किया, और उसमें एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाया और उसको वेट करने के लिए बोला, और एक्सियो को मैंने इंपोर्ट कराया और एपीआई डाली, और एपीआई में जो कि मेरी आईडी है प्रोडक्ट आईडी वो सर डायनेमिक। तो हाँ यूज स्टेट में सर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्यों दिए सर, ये ऑब्जेक्ट हाँ के लिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टोर होगा ना सर बिल्कुल बाद में? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, मैं इसको जो रिप्लेस कराऊंगा ना तो एज ए ऑब्जेक्ट से ही कराऊंगा रिप्लेस। मतलब सर रिक्वायर्ड हाँ डॉट डेटा तो वो लो, ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। देखो यस सर। अब बेसिकली क्या होगा ना कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ें। मेरा प्रोडक्ट में डिटेल पे गया और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ मैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखते हैं क्या दिखाया कि मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, कुछ एरर आया है। क्या एरर आया, देखो एरर देखता हूँ। पहले तो पेज को मैं रीलोड करता हूँ ताकि जो मेरे अदर्स कंसोल है वो हट जाए। एरर आया, क्यों आया भाई एरर? इसने बोला कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। अब ये टाइटल इसको मिल नहीं रहा यहाँ पे। देखते हैं कि ये टाइटल कहाँ पर है। ये टाइटल, ये वाला टाइटल है, देखो प्रोडक्ट डिटेल डॉट टाइटल। अब जो प्रोडक्ट डिटेल है वो क्या है, वो यहाँ पर है, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ना तो नल है ना ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जैसे ही मेरा ये पेज री रेंडर होता है ना तो यूज इफेक्ट कॉल होने से पहले मेरा पूरा कंपोनेंट लोड होता है, और जैसे ही लोड हो जाए इसने चेक किया कि प्रोडक्ट डॉट टाइटल तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, और ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल यानी कि ये एज ए ऑब्जेक्ट में से ढूंढ रहा है इसको। तो मैंने क्या किया ना
या तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊं कि भी जब तक प्रोडक्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आप इसको प्रिंट ना कराओ, या फिर मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट डिटेल नाम से एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, ये लो ब्लैंक ऑब्जेक्ट। और ब्लैंक ऑब्जेक्ट जब भी हमारा बनता है उसके डॉट के साथ में जो भी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करती है जब तक उसकी वैल्यूज़ नहीं होती। तो मैंने क्या किया, ब्लैंक ऑब्जेक्ट इसीलिए डिफाइन किया क्योंकि मेरा ये एज ए ऑब्जेक्ट ही जाएगा कि अगर मैं डॉट टाइटल यूज कर रहा हूँ, ब्रांड यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को इसके ना ऊपर कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। अब अगर देखो तो डेटा मेरा आ गया। अब मेरा एरर नहीं आया क्योंकि उसको अनडिफाइन मिल रहा है। अब आप देखोगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ना, देखो मैंने पेज को रीलोड किया, कुछ मिली सेकंड के बाद मेरा डेटा प्रिंट होता है। उससे पहले मेरा कौन सा डेटा आता है, जो हार्ड कोड है। प्रोडक्ट नेम आया, देखो डायरेक्ट आया ना मेरा बाद में। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ना इसको यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देता हूँ, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शंस को मैं कब चले, मेरा ये 2 सेकंड के बाद चले, और मैं डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ कि भी मेरा आपके पास डेटा आ गया है। कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन करने में यहाँ पे 2 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद मैं डेटा को सेट करता हूँ। देखो 2 सेकंड तक मेरा डेटा नहीं आएगा। देखो अब आया ना डेटा मेरे पास। पेज को रीलोड किया मैंने, मेरी एपीआई कॉल हुई, मैंने एपीआई में कुछ कैलकुलेशन की, मैप लगाया, एरे लगाया, लूप लगाया, उसके बाद मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। लेकिन इसने एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे पास डेटा ना आए तब तक ये आए ही ना, जैसे प्रोडक्ट जो टाइटल है मेरा, मैंने क्या किया, मैं ना यहीं पर एक चेक लगा देता हूँ। क्या चेक लगा देता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन डायरेक्ट लगा देते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्ट डॉट टाइटल है एंड, ये काम नहीं करे, कोई डायरेक्ट टर्नरी ऑपरेटर ना यूज़ कर लेते हैं। टाइटल है एंड टाइटल मेरा ब्लैंक नहीं है, तो मेरा जाए क्या जाए भाई, मैं ये सारी चीज़ें उसमें डाल लेता हूँ अपने में। ड्यू मेरा गया, यहाँ तक गया, कंट्रोल एक्स किया मैंने, और मेरा यहाँ चला गया। मैंने यहाँ पे एक ड्यू ले लिया, ड्यू स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा इसके अंदर सारा जाएगा ये। और इसके बाद अगर ना हो तो कंटेंट लोडिंग, मेरा ये गया यहाँ पे, ये गया, ठीक है। पेज को ने रीलोड किया, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। कंटेंट लोडिंग देखो आ रहा है, एपीआई कॉल हुई मेरी, डेटा आया, कैलकुलेशन हो रही है, और उसके बाद आएगा। क्या हुआ, डेटा आया नहीं, इसका मतलब ये इसमें फंस गया और यहाँ पे नहीं गया। क्यों नहीं गया यहाँ पे, चलो अभी देख लेते हैं इसको हम यहाँ से। नॉट इक्वल टू ब्लैंक टाइटल मेरा ऑब्जेक्ट डॉट, ओके मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट डॉट टाइटल है, और प्रोडक्ट डॉट टाइटल मेरा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये लो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये रन होगा। अच्छा नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शायद, नेटवर्क में। कंटेंट लोडिंग, ये देखो मेरा डेटा आ गया पॉपुलेट होकर। ये चीज़ें हैं सारी बेसिकली। प्रोडक्ट डिटेल मैं इसी में डाल देता हूँ, क्लास नेम प्रोडक्ट डिटेल। तो ये हैं अभिषेक
एंड गौरव। मैं इसको सर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं एरे भी रख सकता हूँ क्या? नहीं, आप एरे रखोगे लेकिन आपका जो ये प्रोडक्ट है ये एरे नहीं है ना। जो इसीलिए। जो डेटा आपका यहाँ से आपको मिल रहा है एपीआई के थ्रू, वो आपको एज ए ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और लोडिंग डेटा वाला जो किए सर वो थोड़ा सा नीचे दिखाइए। हाँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे चेक करवा लिया कि भी प्रोडक्ट मेरा डेटा है या नहीं है उसके पास। जब तक डेटा नहीं है तो ये कंटेंट लोडिंग आएगा, और जैसे ही मेरा डेटा आ जाएगा तो मेरा सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। ये चेक लगा दिया मैंने यहाँ पे बस। और मेरा डेटा कब तक नहीं आएगा, 2 मिनट तक नहीं आएगा, जब तक मेरा लॉजिक वहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कोई मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना मैंने सेट टाइम आउट लगा रखा है जहाँ मैं डेटा को सेट कर रहा हूँ, ये रहा। बट ये यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू तो ये मतलब गलत है ना कि टाइम ज़्यादा लगाना। नहीं नहीं, देखो मैं तो यहाँ पे एज आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। आपको 2 सेकंड नहीं लगते, 2 सेकंड अगर लगते हैं तो वो बहुत ख़राब है, उसको आप कम करो। कैसे कम कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन देखो। अगर सर सेट टाइम आउट फंक्शन का क्या सर यहाँ यूज हुआ? हाँ देखो, सेट टाइम आउट जो फंक्शन है ना हमारा, आ जा रही है? हाँ बिल्कुल गौरव, जो ये सेट टाइम आउट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये हमारा बनाया बनाया फंक्शन है। बेसिकली ये ना कॉल बैक देता है हमें कि आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो। वेब एपीआई है ये हमारी, कि ना आप इसके अंदर की भी जो मैंने फंक्शन लिखा है ये आपका 2 सेकंड के बाद रन हो। ये चीज़ है बेसिकली बस। अगर मैं इसको ना देखो क्या कहते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए भी। 2 सेकंड बाद। हाँ 2 सेकंड बाद अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखोगे तो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है कि इसके अंदर जो भी आपका कोड लिखा है वो कब कॉल हो, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, ये चीज़ें हैं। 2 सेकंड बाद। हाँ, अब मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट हटा दिया है, पेज को रीलोड किया है, जितना एपीआई टाइम लेगी मिली सेकंड वो ले लिया, और बाकी मेरा कंटेंट लोड होके आ गया। ये चीज़ें हैं बस। तो ना आप इतना करना, मैं ये कोड ना अभी गिटहब पे डाल देता हूँ और वीडियो भी। इसके अलावा